मिलिए कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मीडिया प्रोफेशनल और फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, फिल्मकार हैं, रेडियो से जुड़े हैं और दूरदर्शन के न्यूज चैनल से बतौर एडीपी अपनी सेवाएं देकर रिटायर्ड हुए हैं। आप हैं सुभाष जैन साहब। तो हम उनसे बातचीत करेंगे आज इन सभी विषयों पर। सुभाष जैन जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ जी। रेडियो पे इतने वर्षों के बाद आज मैं आया हूँ। वो बात दूसरी है कि रेडियो से एज ड्रामा आर्टिस्ट और एज कंपेयर में जुड़ा रहा हूँ, वर्षों तक जुड़ा रहा हूँ, लेकिन वर्षों के बाद आज आया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे श्रोताओं का भी आज बहुत शुक्रिया कि आज आपसे फिर बात करने का मुझे मौका मिला है। जी, शुक्रिया तो आपका है कि आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला है। और सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बड़ा मजा आ रहा है देश में। आज इस तरह की घटनाएं सुबह से शाम तक नए नए इवेंट्स सुनने को देखने को मिल रहे हैं और रेडियो जो है अब मैं देख रहा हूँ बीच में कुछ पहले थोड़ा सा स्लो हुआ था। आज फिर लोग जो हैं रेडियो की तरफ भाग रहे हैं और रेडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं। जी, तो देखिए ना, आपने आकाशवाणी ने अपना 90 वर्ष का जो सफर है वो कितना खूबसूरती के साथ तय भी कर लिया है और इस 90 वर्ष के सफर पर हम सभी जश्न भी मना रहे हैं। जी जी जी, जी। तो रेडियो से आप कैसे जुड़े और रेडियो से जो जुड़ाव था वो कैसे हुआ क्या कि मैं पहले कॉलेज में थिएटर करता था और थिएटर के साथ साथ रोहतक रेडियो स्टेशन पर जब वो पता चला कि वहां पर भी आर्टिस्टों को वो लेते हैं, उनका ऑडिशन होता है, तो हर एक की मर्जी होती है, हर एक का दिल करता है, क्योंकि हमारे लिए रेडियो उस वक्त पे बहुत बड़ी चीज थी। जी। क्योंकि रेडियो को हम जो है सिर्फ सुनाई हमने जिंदगी भर, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, तो वो रेडियो की न्यूज डेली सुनते थे। तो हमें एक लगाव था और हम तो फिर हवा महल और ये और वो बहुत सुनते थे। तो उससे हमें लगा कि हम भी कोशिश करें। और अगर शॉर्टकट बताऊं तो मैंने रेडियो स्टेशन पे ऑडिशन दिया और मैं फिर पहले बी ग्रेड मैंने पास किया, फिर बी हाई मैंने पास किया ड्रामा में जी। और ड्रामे के बाद फिर एज अनाउंसर भी मैंने वहां ऑडिशन पास किया और रेडियो के लिए बहुत प्ले भी मैंने लिखे। तो अच्छा, लिखे भी आपने? हाँ, लिखे भी मैंने और किए भी एक्ट भी किए। मैं क्योंकि आर्टिस्ट था तो मैंने किया। तो रेडियो का मेरा सफर बहुत ही बढ़िया रहा। और मैं आपको छोटी सी चीज बता दूं कि रेडियो हमारे पूरे देश में बहुत ही, अगर आप जाओगे अंदर, जैसे ही एंट्री लोगे रेडियो स्टेशन में, आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। तो ऐसा है हमारा रेडियो। बिल्कुल जड़ों से जुड़ा है, हमारी जड़ों से, देश की जड़ों से जुड़ा है, हमारी संस्कृति से जुड़ा है और आज भी रेडियो ने अपनी संस्कृति को छोड़ा नहीं। जी। सर, आप रेडियो से जुड़े रही, रेडियो से आपको इतना प्यार था, लेकिन आपने जीवन पर्यंत जो सेवाएं दी वो दूरदर्शन के लिए दी। तो ये कंट्रास्ट किस तरह से हुआ? कैसे रेडियो की दुनिया से दूरदर्शन की दुनिया में आप पहुंचे और वहां जाकर, चूंकि आप ड्रामा के आर्टिस्ट थे, लेकिन आपने न्यूज चैनल को चुना और आपने पूरी सेवाएं दी। तो इसके बारे में बताइए हमें। बहुत ही रोचक किस्म की कहानी है। मैं फिल्म की लाइन में चला गया था। अच्छा जी। और फिल्म मैंने बना ली थी। मेरी फिल्म का नाम था छन्नो, जो रीजनल लैंग्वेज में नहीं लेकिन डायलेक्ट में थी, हरियाणवी डायलेक्ट में। तो उसके बाद क्योंकि सब कुछ खुद ही करना पड़ा था, एक तरह से कहा जाए तो मैं थक भी गया था फिल्म बनाते हुए। तो मुझे किसी ने कहा कि आप यूपीएससी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करो। तो मुझे एक बार तो लगा कि यार, मतलब मैं कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं करो, आसान नहीं है। तो जब उन्होंने कहा आसान नहीं है तो मुझे लगा अरे ये चैलेंज है तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो खैर मैंने अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हो गया ड्रामे में। और जब ड्रामे में सिलेक्शन हुआ तो मेरी पहली पोस्टिंग लखनऊ थी, नवाबों का शहर लखनऊ। तो वहां मेरी डायरेक्टर से बात हुई तो डायरेक्टर ने कहा कि देखिए सुभाष जी,
सिलेक्शन आपका ड्रामे में हुआ है एज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, लेकिन ड्रामे में तो हमारे दूसरे कर रहे हैं, तो आप ऐसे घूमिए कुछ दिन, उसके बाद देखते हैं। तो मैं घूमता घूमता न्यूज रूम था वहां चला गया। वहां पर जब मैंने देखा तो मेरे लिए हर चीज नई थी, क्योंकि हम ड्रामे में हर चीज बहुत प्लान से और रिहर्सल के साथ करते हैं, लेकिन न्यूज में रिहर्सल का टाइम नहीं होता। तो मैं बड़ा शॉर्टकट आपको बताता हूँ। 2-4 दिन मैंने देखा जाकर पैनल पर 3-4 हमारे कैमरे होते थे, वीएम अलग होता था, ऑडियो अलग होता था, ग्राफिक्स के अलग इनपुट्स होते थे। तो कुल मिलाकर शॉर्टकट 10-15 के करीब जो है लाइव इनपुट्स यूज होते थे एक बुलेटिन में, जो लाइव जाता था। क्या बात है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो एक दिन वो जो प्रोड्यूसर करते थे वो आए नहीं, तो हमारे जो संपादक थे उन्होंने कहा कि सुभाष जी आप कीजिए। अरे मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप बुलेटिन खराब कर लेंगे, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बोला नहीं, मैं आपको देख रहा हूँ 3-4-5 दिन से आप बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेट्स ट्राई। मैंने कहा जिम्मेवारी आपकी होगी, अगर कुछ गलती हुई तो मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी। बोला नहीं मेरी होगी, आप कीजिए। तो खैर उन्होंने मुझे कहा और मैंने जाके किया, और वो बुलेटिन, न्यूज बुलेटिन लखनऊ से वाकई बहुत अच्छा चला गया। जी। बस उससे मेरे न्यूज चिपक गया और वो लंबे वक्त तक चला मेरे साथ। तो मैं वैसे बीच बीच में दूरदर्शन के लिए ड्रामे करता रहा, और मैंने डांस प्रोग्राम भी किया। वो मुझे स्पेशल असाइनमेंट होती थी, जैसे सोनल मानसिंह जी का मैंने एक डांस का परफॉर्मेंस था उनका। अच्छा। वो मैंने स्टूडियो में किया, और मुझे जो हमारे चेयरमैन थे उन्होंने अप्रिसिएशन लेटर दिया, और वो बहुत ही बढ़िया गया। ये मैं करता रहा, लेकिन ये स्पेशल असाइनमेंट की मैंने। मेन में जुड़ा रहा सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन न्यूज से। जी, तो हम चूंकि बात करने वाले हैं आपकी और भी जो फील्ड से उस पर भी, लेकिन अभी बात चल रही है आपकी दूरदर्शन की, उसके न्यूज चैनल से जुड़े रहने की। सुभाष जी, आजकल टीवी चैनल्स की अगर हम बात करें, प्राइवेट टीवी चैनल्स जितने भी हैं, वो अपने को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ में या टीआरपी के चक्कर में किसी भी खबर की सच्चाई जाने बिना बढ़ा चढ़ाकर बात कहते हैं और एक अजीब किस्म की सनसनी फैला देते हैं। तो इस तरह की समाचारों की सार्थकता पर सवाल तो उठने ही चाहिए। आप क्या सोचते हैं? और आप जिस चैनल पे काम करके निकले, वहां सच्चाई को कितना रखा जाता था या सच्चाई कितनी खरी उतरती थी, इस पर हम जानना चाहते हैं। देखिए, अगर मैं आजकल के न्यूज चैनल की बात करूं तो मैं पहले बहुत न्यूज देखता था। आज मैं न्यूज देखता हूं तो मुझे अंदर से दुख होता है। जी, फेड अप से हो जाते हैं हम। फेड अप के अलावा मुझे लगता है कि यार ये न्यूज नहीं है, क्योंकि न्यूज का, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट भी रहा हूं। न्यूज में क्या होता है कि जो आपका एंकर होता है उसको अपने व्यूज जो है वो 10%, मैक्सिमम 15-20% देने चाहिए। यानी 20% से ज्यादा उनको अपने व्यूज नहीं देने चाहिए, और बाकी जो आपके गेस्ट होते हैं या न्यूज होती है 80% जो है वो आपको वो बताना चाहिए, वो दिखाना चाहिए। लेकिन प्राइवेट न्यूज चैनल में बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये उल्टा हो गया है। एंकर जो है वो अपने आप को गेस्ट भी समझते हैं, एक्सपर्ट भी समझते हैं, एंकर तो होते ही हैं। तो वो पता चल रहा है 80%, यानी कि 80% वो खुद ही बोल देते हैं हर चीज के। और जो गेस्ट होते हैं आपके, जिनको आप बुलाते हैं, उन्हें बोलने भी नहीं दिया जाता। तो ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन है। और जहां तक हमारे दूरदर्शन की बात रही, आपने डीडी न्यूज और नेशनल न्यूज को कवर किया है। मैंने डीडी न्यूज में किया, और मैं बहुत फक्र के साथ कह सकता हूं कि मैंने दूरदर्शन को छोड़ने से पहले 10 या 15 सालों तक मैं प्राइम मिनिस्टर्स की मोर देन 90% कवरेज मैं करता था। क्या बात है। जी। और हमारे चाहे वो नरसिम्हा राव जी हो या मनमोहन सिंह जी हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, और हमारे जो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी हो, तो उनकी एक अलग चैलेंज होता है, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट होता है और आपके पास प्रेशर बहुत होता है। क्योंकि इस तरह की बड़ी रिकॉर्डिंग में आप चाहे प्रेसिडेंट की करें या प्राइम मिनिस्टर की, मैंने प्रेसिडेंट्स की बहुत रिकॉर्डिंग की और वीवीआईपीज की, वहां किसी को पता नहीं चलता है, बाहर वालों को। वहां प्रेशर ये होता है कि वहां 0 एरर चाहिए।
वहाँ गलती की कोई किसी तरह की गुंजाइश नहीं होती। जी बिल्कुल। तो बड़ा मजा आता था लाइव वहां पे। तो अभी सोर्सेज बहुत हो गए थे हमारे पास, इतने ग्राफिक के सोर्सेज होते थे। पता चल रहा है कि फिर हम लाइव ओबी पे जाते थे और उसके बाद हमारे जो कॉरेस्पोंडेंट्स होते थे वो खड़े रहते थे 4-4, 5-5, 6-6 जगह और सवाल जवाब करने के लिए। और मैंने जो सबसे बड़ी एक प्रोडक्शन की, मैंने नमस्ते ट्रंप जो अहमदाबाद से हुआ था, गांधीनगर से जब आए थे वो, तो हमने यूज किए थे तकरीबन मोर देन 100 कैमरास लाइव। क्या बात है जी। तो वो कवरेज जो है वो हमने की और मैं वहां एज ए प्रोड्यूसर भी था और नेचुरली उस टाइम मैं हेड ऑफ द प्रोग्राम था डीडी न्यूज और डीडी इंडिया का। तो उसमें करके एक बड़ा मजा आया। और दूरदर्शन की न्यूज में हम कभी भी ऐसा नहीं करते थे कि जिसके अंदर आपको प्रॉपर न्यूज ना मिले। केवल सनसनी को फैलाना कम से कम उस वक्त पे दूरदर्शन का काम नहीं था। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूज लोग बात सुनना चाहते हैं। और इसीलिए सुभाष जी, रेडियो की न्यूज हो या दूरदर्शन की न्यूज हो, आज भी उनकी सत्यता पर आंच नहीं आई है जी। आज भी उन्हें ऑथेंटिक माना जाता है और लोग रेडियो की न्यूज सुनना या दूरदर्शन की न्यूज देखना पसंद करते हैं जी। तो चूंकि बात आपके दूरदर्शन से जुड़ी है और साथ ही आपके कला से भी जुड़ी बातें हैं, आप एक कलाकार हैं, आप थिएटर आर्टिस्ट भी हैं और आप फिल्मकार भी हैं। अपने थिएटर पर हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं कि किस तरह का थिएटर आपने किया और साथ ही जो हिंदी के बड़े बड़े लेखकों के नाटक मंचित किए गए या मंचित आज भी किए जाते हैं, तो हिंदी साहित्य और समाज को बेहतर रूप से समझने में शौकिया रंगमंच की क्या भूमिका रही आपकी नजर में? देखिए, ऐसा था कि हम तो कॉलेज में थे, तो बेसिकली क्या हुआ कि जब एक हमारा यूथ फेस्टिवल होता था कॉलेज में, तो उसमें कुछ लोगों को बुलाते थे, भाई जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों ड्रामे में पार्टिसिपेट करने के लिए वो आ जाइए। तो हम तो थिएटर से दूर दूर से कोई मतलब नहीं था, तो मैं चला गया साथ में। तो मैंने कोई एक लड़का कोई कर रहा था किसी का रोल, वो कर नहीं पा रहा था। तो जो हमारे डायरेक्टर आए थे सिलेक्शन के लिए, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थे जी, एनएसजी से। तो उन्होंने देखकर कहा कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो फिर भी नहीं कर पा रहा था। तो मैंने पीछे से जैसे जो मैंने कहा, भाई इसको ऐसे नहीं, ऐसे क्यों नहीं करते हो, कितनी बार कह चुके हैं सर जी। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोला आप आके क्यों नहीं कर देते। तो मैंने पहले तो मना किया, फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं दिखा देता हूँ कि कैसे इसको करना है। तो मैंने उसको बताने के लिए वो किया और शॉर्टकट ये है कि जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि आप करेंगे ये रोल। जी। ऐसे ड्रामे का इंटरेस्ट हुआ। फिर ये हुआ कि यूथ फेस्टिवल में मैं ड्रामा डायरेक्ट भी करवाता था डिफरेंट कॉलेजेस में। और उन दिनों तो हमारे बादल सरकार के विजय तेंदुलकर के जो नाटक थे वही हम करवाते थे। और एक मैंने प्ले करवाया था, मुझे याद है, बासी खबर। जी, तो काफी उसको अप्रिसिएशन मिला, अवार्ड भी मिला। तो इस तरह से ड्रामे में रहे। और फिर हम दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एनएसजी के नाटक देखते भी थे। और इस तरह से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो स्टूडेंट्स थे वो हमारे दोस्त बन गए, तो उनसे भी सीखने को मिला। तो इस तरह से नाटक से हम जुड़े रहे स्टेज के। और स्टेज के नाटक के बाद हमें लगा कुछ कि फिल्म लाइन की तरफ भी देखा जाए ये क्या है जी। और इस तरह से मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी और स्क्रिप्ट लिखने के बाद दोस्तों के साथ इधर उधर बात करते रहते थे, क्योंकि हमारा कोई एक्सपोजर नहीं था फिल्म में। बिल्कुल। लेकिन एक जुनून था, एक पागलपन था कि हम कुछ क्यों ना करें। तो उसकी वजह से फिर मैंने मुंबई के चक्कर भी लगाए, यहाँ मिला, इधर मिला, उधर मिला। फिर ऐसे शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको कि हमें एक फाइनेंसर मिला और फाइनेंसर ने कहा कि आप बनाइए। तो मैंने शुरू कर दी फिल्म। और गाने जब मेरी फिल्म के मैंने रिकॉर्ड किए, यहीं पहले बॉम्बे लैब होती थी दादर में,
वहाँ मैंने रिकॉर्ड किए गाने। तो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर तो वहीं से थे, कृष्ण कैलाश, लेकिन अरेंजर जो है उत्तम सिंह थे। अच्छा, संगीतकार उत्तम सिंह, संगीतकार उत्तम सिंह, जिन्होंने महान संगीतकार, जी कितना काम किया उन्होंने। पिछले दिनों ही वो विविध भारती के स्टूडियो में आए थे अपना इंटरव्यू देने, तब उनकी बातें सुनकर तो हम हैरान रह गए। नहीं, बहुत ही अच्छे और इतने बढ़िया नेचर के हैं वो जी। तो वो हमारे अरेंजर थे जी। तो हमने फिर अपनी तरफ से तो यही कोशिश थी कि अच्छे से अच्छा जो है काम करें। और उसमें क्या किया कि हमें एक अंदर से इच्छा जागी मेरी कि आशा भोसले जी, यानी आशा दीदी और आशा ताई भी उनको बहुत प्यार से लोग कहते थे, और आज भी हमारे बीच में नहीं रही हैं, लेकिन मैं दिल से उनका शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने मेरी फिल्म में हाँ की। अच्छा। हाँ, और उन्होंने मेरी फिल्म में एक गाना गाया जी। और ये आज तक मेरी फिल्म में पहला और आखिरी गाना था उनका जी, जी। जो उन्होंने गाया। तो ये कौन सी फिल्म थी? इसका ये फिल्म का नाम था छन्नो। हरियाणवी फिल्म थी छन्नो। और इसमें जो सिंगर थे आशा भोसले जी थी, सुरेश वाडेकर जी, अनुराधा पौडवाल और दिलराज को। अरे वाह। और इस फिल्म की जो मेन लीड हीरोइन थी वो साधना सिंह थी। अच्छा, जिन्होंने नदिया के पार जी, में रोल जी, वो भी अभी कुछ ही दिन पहले आके गई विविध भारती के स्टूडियो में जी, साधना जी, और उनसे हमने हमारे ही किसी साथी ने लंबी बातचीत की है जी जी। तो बड़ा मतलब एक अच्छा रहा वो भी एक जर्नी जो है। और फिल्म का म्यूजिक बहुत हिट था। और फिल्म जब रिलीज हुई तो मुझे अपना बचपन याद आता था, जब हम वो सिंगल स्क्रीन थिएटर में विंडो में हाथ डालकर टिकट लेते थे और कई बार हाथ छिल जाते थे जी जी। तो वो सब चीजें जब मैंने अपनी फिल्म के लिए देखी, लोगों का जो जुनून था। अच्छा जी। और मैं आपको रोहतक लिबर्टी सिनेमा की बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल। वहां पर सीट थी मेरे ख्याल में 900 या 1000 के करीब थी, लेकिन वो लोग जो है थिएटर वाले कुछ अपना हिसाब किताब क्या जुगाड़ करते थे, तो वो 300-400 एक्स्ट्रा सीटें लगा देते थे। हाँ। और वो जो जब आप अपनी फिल्म की वो लोगों की सीटियां और तालियां सुनते हैं, सारा आपका जो आपने मेहनत की है वो सफल हो जाती है। तो सफल हो जाती। तो आपने भी क्या अपनी फिल्मों में कोई फूहड़पन या ऐसा कोई मसाला डालने की कोशिश की? नहीं, मैंने अपनी फिल्म में, और मेरा कोई सेंसर कट नहीं था फिल्म के अंदर जी। क्योंकि सेंसर सर्टिफिकेट हमें पहले मुंबई से मिलता था, पहले उसको बॉम्बे बोलते थे। और मैंने ऐसी कोई नहीं कही है, क्योंकि उस तरह का मेरा अपना नेचर नहीं है। मुझे लग रहा है कि इस देश में साफ सुथरी चीज बहुत लोग देखना चाहते हैं जी। और अगर चंद लोग फूड चीज देखना चाहते हैं तो मैं उनमें शामिल नहीं होना चाहता जी। तो सुभाष जी, अभी एक शॉर्ट फिल्म का टीजर आया है आपकी एक फिल्म का, उसका क्या विषय है और क्या नाम है, इसके बारे में हमारे श्रोता जानना भी चाहेंगे। श्रोताओं, मैं एक फिल्म बहुत पहले मैंने बनाई थी, शॉर्ट फिल्म सावधान जी। और उस फिल्म को पहले बहुत लंबी स्टोरी है कि ये हम उसको सीरियल बनाना चाह रहे थे, क्योंकि हमारा वो सीरियल अप्रूव हो गया था। और जो भी है उसके बाद फिर अभी कुछ वर्षों के बाद लगा कि नहीं, उसको शॉर्ट फिल्म बना के उसको रिलीज किया जाए। तो सावधान फिल्म जो है मेरी बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट पे है। वाइल्ड एनिमल्स मिंगल विद ह्यूमन लाइव्स, यानी कि जो जंगली जानवर हैं वो आदमियों के साथ किस तरह का उनका रिलेशंस है, किस तरह का उनको रिलेशंस रहा था, और आज भी हम जंगल में जंगली जानवरों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। और एक चीज नई शुरू हो रही है, आप देख रहे होंगे कि लोग बाग जीप में बैठ के जाते हैं और बड़े खुश होकर फोटो डालते हैं, देखिए टाइगर हमारे आगे से जा रहा है। तो आपके घर के बाहर बिल्कुल अगर शहरों में टाइगर घूमे तो आपको कैसा लगे, ये मेरी सोच थी। बहुत बड़ी बात। तो उन्हें कैसा लगता होगा जब हम उनके क्षेत्र में जीपे लेकर घूमते हैं बेधड़क, तो ठीक उसी प्रकार उनको भी लगता होगा जैसे हमें लगेगा कि हमारे घर के आगे से टाइगर या चीता निकल गया है जी। और एक चीज मैं इस सावधान के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये सावधान में जो म्यूजिक दिया था रविंद्र जैन साहब ने दिया था। अच्छा जी, दादा ने। और इसके जो सिंगर थे मोहम्मद अजीज साहब थे। और इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो प्रीतम दा ने दिया था। वाह।
और प्रीतम दा ने मुझे एक बात कही थी जो मुझे आज भी याद है, और उस वक्त भी मैं कहता था कि प्रीतम दा एक दिन बहुत महान संगीतकार बनेंगे और वो बने। उन्होंने मुझे कहा था कि जब मैं चेक उनको देने लगा छोटा सा, तो मैंने कहा कि प्रीतम दा इसका नाम क्या लिखूं, आपका स्पेलिंग क्या नाम की? तो उन्होंने कहा था सुभाष जी आप कुछ भी नाम लिख लीजिए, ये मेरी जिंदगी का पहला चेक। क्या बात है, क्या बात है। और मैं आज प्रीतम दा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत बैकग्राउंड म्यूजिक दिया, और आज तो वो हिंदुस्तान के जिसको कहते हैं बहुत बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, संगीतकार हैं। तो इस तरह से ये रहा, और जल्दी इसको रिलीज करेंगे जी, और मेरे दर्शकों को और श्रोताओं को ये देखने को मिलेगी। हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि ये फिल्म दर्शक देखें और उसको प्रोत्साहित करें। एक फिल्मकार होने के नाते आगे आपकी क्या योजना है, आप कम से कम शब्दों में हमें बताएं। जी मैम, मैं एक फीचर फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, और पिछले कुछ दिनों से मैं एक अच्छे सब्जेक्ट की तलाश में हूँ जी, और मैं कुछ लोगों से मिल भी रहा हूँ, और सब चीजें हो रही हैं। जिस दिन मुझे कोई अच्छा सब्जेक्ट मिल गया, क्योंकि रीजन क्या है कि आज के टाइम में बहुत फिल्में बन रही हैं, और उसमें से बहुत सी अच्छी फिल्में बन रही हैं, लेकिन जो विषय मेरे दिल को भा गया मैं उस पे फिल्म बनाऊंगा, और लोगों के सामने आएंगी। अब लोग तो खुद ही देख के बताएंगे कि कैसी बनी कैसी नहीं, लेकिन मैं मेरी फीचर फिल्म बनाने की एक इच्छा है। बहुत सुंदर, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी ये फिल्म जल्द से जल्द शुरू हो और हमें देखने को मिले। थैंक यू वेरी मच। तो सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती के लिए दिया है। विविध भारती परिवार की ओर से आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं विविध भारती और अपने विविध भारती के श्रोताओं का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम। शुक्रिया। राम राम जी। वीडियो बढ़िया लगी हो तो हमारे चैनल मिशन हरियाणा ने करो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी। घंटी जरूर दाब दियो ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप द्वारा सप्ताह पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।